अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है मैम? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आज लगता है आप भी सोई उठी हैं अभी। सो के उठना है अभी। क्या है? अभी सो के उठे हैं, अभी बाद में फिर सोना है। मैम देख लें फिर आप लोग मीनू से जो है कॉलेज वाले हम बच्चों पे कितना जुल्म करते हैं। आप तो फिर भी सो जाएंगी दोबारा बाद में, और हम बेचारे हम भी जागना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। बस क्या करें, किस्मत मेरी पढ़ाई लिखी हुई है तो यही करना पड़ेगा। मैम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं हम। बस थोड़े से मैंने किया, करने की वैसे जरूरत कोई नहीं थी, मैंने कहा चलो 4.2 के थोड़े से सवाल आपको बता दें। एक ही तरह के सारे सवाल हैं, कोई है 36 सवाल है। जी मैम, 36 ये आप पहली एक्सरसाइज देखी। 36 मत कीजिएगा, एक तरह के सारे सवाल है, एक एक सवाल कीजिए और बस। जी मैम वही, ये इसकी 4.1 जो है वो पहली एक्सरसाइज है जिसके बस 26 क्वेश्चन है। बाकी सारों के माशाल्लाह 30 से ऊपर ही हैं, और 2-3 तो ऐसी हैं जिनके 100 भी हैं। हाँ, स्टूडेंट्स को कम नहीं आना शुरू हो गए? पहले फिर कोई 22-23 होते थे, अब बिल्कुल ही। मैम बड़ी मुश्किल से उन्होंने मीनटू से स्टूडेंट्स ने बनाया था, अपनी रूटीन बनाई थी 9 बजे उठने की। फिर हमें 10-15 छुट्टियां होगी, वो रूटीन फिर से खराब होगी। अब रूटीन 12 बजे उठने की बनी हुई है, बड़ी मुश्किल से उठते हैं 9 बजे। चलिए शुरू करते हैं फिर। 4.2 के यस कुछ मैम सर। सवाल किए हैं। कल तो हमने किए थे, जिसमें ऑर्डर पेयर हमें गिवन थे, ऑर्डर ट्रिपल R3 के थे। आज इस तरह से कुछ सवाल हैं कि ये जैसे क्वाड्रेटिक फैक्टर है गिवन है, इसी तरह से ये भी क्वाड्रेटिक है। इफ पॉसिबल एक्सप्रेस, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, अगेन हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। हमें इनको क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए क्या करना होता है, कांस्टेंट हमें चाहिए होते हैं। K1 K2 K3 ले लें, ABC ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। किसको लिखना है, -9 -7 -15 एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स। ठीक है, तो -9 -7x -15x स्क्वायर लिखा लेफ्ट साइड पर। जिनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनानी है उनके साथ, एक के साथ K1 लिख दें, प्लस दूसरे के साथ K2 लिख लें, प्लस तीसरे के साथ K3 लिख लें। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बना दी। हमारा काम इतना है कि हमने K1 K2 और K3 की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन कल वाले से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से करेंगे, जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन करते थे और एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट की वैल्यूज को कंपेयर करते थे, बिल्कुल वैसे ही ये सवाल है। हमने यहाँ पर -9 -7x -15x स्क्वायर लिखा। यहाँ पर क्या किया, राइट साइड पर जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसके उन सारे फैक्टर्स को हमने इकट्ठा कर लेना है। कांस्टेंट टर्म कौन सी आएगी, यहाँ से आएगा 2K1, ठीक है, यहाँ से आएगा K2 और यहाँ से आएगा 3K3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट टर्म आई 2K1, यहाँ से हमारे पास आया K2 और यहाँ से हमारे पास आया 3K3। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। पहला हमने पहली टर्म लिखी
इसी तरह से x वाली टर्म कौन सी है, x वाली टर्म में हमारे पास आएगा k1, यहाँ से हमारे पास x की टर्म के साथ आएगा माइनस k2 और यहाँ से x की टर्म के साथ आएगा 2k3। ठीक है, इन सब में से x कॉमन था, हमने x कॉमन ले लिया। प्लस लास्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म में हमारे पास आएगा 4k1, इधर से आएगा हमारे पास 3k2 और यहाँ से हमारे पास आएगा 5k3। ठीक है, इन सब के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड पर कंपेयर करना होगा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट x की पावर 0, x की पावर 1 और x की पावर 2। ठीक है, x की पावर का, x स्क्वायर का और जो कांस्टेंट टर्म है इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -9 है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 2k1 प्लस k2 प्लस 3k3। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, -7। ठीक है, आपने अब यहाँ पर x साथ में नहीं लिखना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन करते थे और कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते थे। यहाँ से हमारे पास आएगा -7 और यहाँ से आएगा k1 -k2 प्लस 2k3। ठीक है, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, एक वेरिएंट 2 आई। इसी तरह से x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, यहाँ पर आया -15 और यहाँ से x स्क्वायर क्या आया, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया 4k1 प्लस 3k2 प्लस 5k3। ठीक है, ये तीन इक्वेशन बन गई। सिर्फ बात यह है कि यहाँ पर आपने इनके साथ x और x स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जस्ट कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। जब हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ गए, आगे काम वही है कि हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिख लिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। तो एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन में कन्वर्ट कर लें या एचेलॉन में कन्वर्ट कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि रिड्यूस एचेलॉन में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, मैट्रिक्स को आपने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ से क्या आएगा, k1 की वैल्यू कितनी आई, -2, k2 की वैल्यू कितनी आई, 1 और k3 की वैल्यू कितनी आई, -2। ठीक है, जब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई तो हमने इनको कहाँ पर पुट करना होता है, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी होती है, जिसमें हमने लीनियर कम्बिनेशन लिखी होती है, k1 और k2 और k3 की जगह उनकी वैल्यूज पुट की। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर था -9 -7x -15x स्क्वायर, इसको हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ सवाल थोड़ा सा टाइप डिफरेंट थी इसलिए यहाँ पर किया है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी है, इसमें भी क्या है, मैट्रिसेस हमें गिवन है। मैट्रिसेस किस तरह से, इफ पॉसिबल एक्सप्रेस -1 5 7 1, एक ऑर्डर एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, अगेन हमें तीन स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह के आप देखेंगे कि 5-6 सवाल हैं। 5 से सवाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सवाल देखेंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, ये तीन स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, -1 5 7 1 लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ये तीन हमारे पास मैट्रिसेस हैं, पहले के साथ k1 लिख लेंगे प्लस दूसरे के साथ k2 लिख लेंगे और तीसरे के साथ हम k3 लिख लेंगे। ठीक है, स्केलर्स हम लाजमी लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन करते हुए। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा कि k1 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैट्रिक्स की हर टर्म के साथ k1 आ जाएगा, मैट्रिक्स की हर टर्म के साथ k2 आ जाएगा और मैट्रिक्स की हर टर्म के साथ k3 आ जाएगा। तीन मैट्रिसेस हैं, इनको ऐड करना है। ऐड करने का मेथड हमें आता है। ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, यहाँ से a11 की वैल्यू कितनी है, 4k1, इसमें ऐड होगा k2, इसमें ऐड होगा 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 4k1 प्लस k2। ये a12 वाली टर्म है। ठीक है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, यही है ना। ठीक
ठीक है, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -k2 और यहाँ से आ जाएगा 2k3। यहाँ पर आ जाए सेकेंड रो में, सेकेंड रो का सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है -2k1, यहाँ से भी 2k2 ऐड हो जाएगा और इसमें k3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में -2k1 प्लस 3k2 और 4k3, ये सारे ऐड हो गए। दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं अगर उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम हो, ठीक है। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं? जब हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम हो। तो हम क्या करेंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सेम करके हमने अब लिखना होगा। पहली टर्म आएगी 4k1 प्लस k2 किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। यहाँ से आएगा -k2 प्लस 2k3 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। इधर से आ जाएगा -2k1 प्लस 2k2 प्लस k3 किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। इधर से आएगा -2k1 प्लस 3k2 प्लस 4k3 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, ठीक है। हमारे पास क्या आया? 4 इक्वेशन आई हैं, 4 इक्वेशन है और वेरिएबल्स की तादाद, अननोन की तादाद कितनी है? 3 है, k1 k2 और k3। और जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं वो कितनी आई हैं? 4 आई हैं, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप रिड्यूस करेंगे टू एचेलॉन फॉर्म। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सारा काम ही इधर प्रैक्टिस का है कि आपने यहाँ पर थर्ड चैप्टर का काम किया हुआ है। अब जब मैम हम इसे रिड्यूस, मैम इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बगैर भी तो कर सकते हैं। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बगैर भी आप कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, मतलब कि आपको हर तरह से ये प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए यहाँ से। लेकिन ये जो काम होता है रिड्यूस एचेलॉन में आप कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि क्या सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करना है या नहीं करना। साइमल्टेनियस में हमें इतना सही अंदाजा नहीं होता, ये बात याद रखें, ठीक है। ओके जी, रैंक, रैंक को हम देखते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है? 1 2 और 3, ठीक है। 3 नॉन जीरो रोज हैं। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना है? ए बी का रैंक कितना है? वो कितना है हमारे पास? 4, क्योंकि इस पूरे मैट्रिक्स को देखेंगे तो हमारे पास 4 अननोन रोज हैं और सॉरी नॉन जीरो रोज हैं। जब ये दोनों रैंक बराबर नहीं होते तो फिर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, therefore system is inconsistent. Thus the square matrix cannot be expressed as a linear combination of these three square matrices, ठीक है। जब हमारे पास सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सिस्टम जब हमारे पास इनकंसिस्टेंट होता है, तो फिर आप गिवन मैट्रिक्स को या जो भी आपको गिवन गिवन जैसे अभी क्वाड्रेटिक टर्म थी, कोई भी चीज आपको गिवन हो, जब सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन भी नहीं लिखी जा सकती। ठीक हो गया, सवाल मैट्रिसेस का था। नेक्स्ट चलते हैं। ये 3 सवाल इस तरह के एक्सरसाइज के अंदर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द वेक्टर 1 1 k in R3 be a linear combination of the vectors? ये भी हमारे पास R3 के ही वेक्टर है, ठीक है, 3 डायमेंशनल है। हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है और इस पहला वेक्टर जो हमें गिवन है इसको इन दो वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर हमने लिखना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हमें इस पर दो ही स्केलर्स चाहिए, k1 और k2 ले लेते हैं। If 1 1 k is a linear combination of the vectors, then there exist scalars k1 and k2 such that हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 1 k। जिस वेक्टर को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा और जिन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है उनके साथ आप k1 लिखेंगे पहली के साथ प्लस k2 लिख लेंगे, ठीक है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस वक्त k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ
के, ठीक है। यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से करेंगे, यहाँ से पहले इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर टर्म के साथ 3k1, ठीक। यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से आएगा -2k1। मैंने यहाँ पर ये स्टेप नहीं किया, डायरेक्ट किया, इन दोनों को ऐड कर लिया है। कैसे ऐड करेंगे, जो x का कंपोनेंट है वो x वाले कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। 3k1 में ऐड होगा कितना, 2k2। फिर क्या आएगा, 0k1 है, इसमें ऐड होगा -k2, तो सिर्फ -k2 आ गया। अगेन -2k1 है, इसमें ऐड होगा -5k2। x के कंपोनेंट में x को, y के कंपोनेंट में y और z के कंपोनेंट में z को आप ऐड कर लेंगे। दो वेक्टर्स इक्वल हैं, अगर अगर इनके x के कंपोनेंट, y के कंपोनेंट और z के कंपोनेंट आपस में इक्वल हो जाएं, यहाँ से हमारे पास आएगा 1, 1 किसके बराबर है, 3k1 प्लस 2k2, ठीक है। यहाँ से आएगा 1, 1 किसके बराबर है, -k2, मतलब -k2 की वैल्यू 1 है तो k2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। एक वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई, k2 की वैल्यू आ गई। यहाँ से आएगा k किसके बराबर है, -2k1 और -5k2 के। जब हमारे पास k2 की वैल्यू आ गई है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k1 की वैल्यू आ जाएगी। जब k1 की वैल्यू भी है, k2 की वैल्यू भी है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। k1 और k2 की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 एज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट सवाल है, 3 सवाल है इस तरह से। आपको यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके पास एक वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू जब आ जाती है तो दूसरी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें, किसी में भी नहीं करनी बल्कि जहाँ पर के नहीं है उसमें पुट करें तो हमारे पास दूसरा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। जब दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है तो फिर जो के हमने फाइंड करना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये तीनों सवाल बहुत शॉर्ट हैं जिसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी है। Show that the complex numbers 2 plus 3 iota and 1 minus 2 iota generate लिखा हो या span लिखा हो एक ही बात है। कल जैसे हमने स्पैनिंग सेट पढ़ा था, स्पैनिंग सेट लिखा हो या जनरेटिंग सेट लिखा हो एक ही बात है, ठीक है। स्पैन और जनरेट एक ही चीज के लिए यूज होते हैं। Show that the two complex numbers generate the vector space C of all complex numbers, ठीक है। हमने क्या बताना है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये स्पैन कर जाते हैं किसको, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को, ठीक है। स्पैन करें या आपने लीनियर कम्बिनेशन लिखनी हो, दोनों में काम एक ही करना होता है। हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में ही लिखना होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाती हैं, k1 k2 हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं, सिस्टम का सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो क्या होता है कि वेक्टर्स जो आपको गिवन है वो स्पैन कर रहे होते हैं गिवन सेट को, ठीक है। और अगर हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं आती तो इसका मतलब है कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो स्पैन नहीं कर रहे होते गिवन सेट को, ठीक है। जस्ट आपने k1 k2 वैल्यूज ही फाइंड करनी होती है। If the complex numbers 2 plus 3 iota and 1 minus 2 iota span the vector space C of all complex number, then any arbitrary complex number, arbitrary complex number हमने लिया क्योंकि इस वक्त हमें कोई और वेक्टर नहीं गिवन है। क्या लिखेंगे, arbitrary complex number x plus iota y ले लें, can be expressed as a linear combination of these complex numbers. That is, there exist scalars k1 and k2 such that, हमारा काम क्या है, हमें यहाँ पर जिस जिस सेट को हमने रिप्रेजेंट करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, उसका हमें वेक्टर इधर नहीं गिवन है, ठीक है, कि किस वेक्टर को हमने एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, x प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई को हमें किस तरह से लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। अभी तक जो हमने काम किया था उसमें हमें यहाँ पर वेक्टर गिवन होता था, जैसे कि हमने यहाँ पर था कि 1 1 के को रिप्रेजेंट करें एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। इस वक्त हमें ये वेक्टर गिवन नहीं है, हम क्या करेंगे, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे x प्लस आयोटा वाई।
इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो x प्लस आयोटा वाई k1 लिखा और दूसरी टर्म के साथ हमने k2 लिख लिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट इकट्ठा करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, रियल पार्ट हमारे पास आएगा 2k1 और यहाँ से आएगा k2। 2k1 प्लस k2 रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है, इसमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आएगा 3k1 और यहाँ से आएगा माइनस k2। अब कंपेयर करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कंपैरिजन कैसे किया जाता है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करें। x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2k1 प्लस k2 रियल पार्ट के साथ। इमेजिनरी पार्ट को जब आप कंपेयर करेंगे तो अब आप आयोटा साथ में नहीं लिखेंगे, सिर्फ y बराबर होगा किसके? 3k1 माइनस 2k2। ठीक है, आयोटा या अगर आप x और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो ये साथ में नहीं लिखे जाते। ठीक है, सिर्फ y बराबर होगा किसके? 3k1 माइनस 2k2। आयोटा को यहाँ पर साथ में मेंशन नहीं करना है। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, k1 की वैल्यू आई 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 7। इस वैल्यू को k1 की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। ठीक है, 1 में या 2 में, तो आपके पास क्या आएगी? 1 में मैंने पुट किया तो मेरे पास यहाँ पर k2 की वैल्यू आ गई। जब k1 और k2 दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर गई हैं, इनको मैं क्या करूंगी? लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिखूंगी। जब ये वैल्यू एग्जिस्ट कर गई हैं तो इसका मतलब है कि ये जो दो वेक्टर्स मुझे गिवन थे 2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा, ये क्या करते हैं? ये स्पैन करते हैं किसको? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। दिस शोज दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्पैन द वेक्टर स्पेस C ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ तक कुछ पूछना हो? यस मैम, काफी कुछ पूछना है। क्या? मैम ये k1 और k2 की वैल्यूज इस केस में, मतलब जो इस क्वेश्चन जो हमने अभी किया है इसमें तो एग्जिस्ट कर गई हैं और समटाइम्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो मतलब क्या पता चल, किस तरह से हमें पता चलेगा कि एग्जिस्ट नहीं कर रही? कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना k1 और k2 की, ये देखे ना, यहाँ पर चाहे जीरो ही आ जाए। ये यहाँ पर k1 k2 की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई है। जिससे पहले सवाल था उसमें k1 k2 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ये देखें, ये मैट्रिसेस वाला है। कैसे पता चला? ये देखें, चार चार इक्वेशन है, तीन अननोन्स हैं। आपने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया हुआ है। ठीक है, यही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि साइमल्टेनियसली अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे, ये चार इक्वेशन को आप करके देखिएगा। ठीक है, यही सवाल है, ये सवाल नंबर 15। इसमें सिर्फ ये काम कीजिएगा कि ये जो चार इक्वेशन गिवन है इनको साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि हमारे पास k1 k2 k3 ये वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी इसलिए कि चार साइमल्टेनियसली का जो मेथड है वो यूज होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर हो किसके? नंबर ऑफ अननोन के। तो फिर हमारे पास तीनों कांस्टेंट्स या तीन कांस्टेंट है, तीन इक्वेशंस हैं, तो आपके पास तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। चार इक्वेशंस हैं, चार अननोन है, चारों की वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके पास कांस्टेंट्स की तादाद कम है, इक्वेशंस की तादाद ज्यादा है, या इक्वेशंस की तादाद ज्यादा है, कांस्टेंट की तादाद कम है, तो फिर उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब आप बना लेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जब आप इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा, इसके आप रैंक देखेंगे। ठीक है, रैंक देखने वाला जो यस पिछला मैम। हमने काम किया था, इसका रैंक देखेंगे। ए का रैंक कितना है? ए का रैंक हमारे पास 3 है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 4 है। जब ये दोनों रैंक इक्वल नहीं होते तो फिर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। आई समझ? राइट मैम। इससे पहले सवाल में एक और देख लें इस चीज को। यहाँ पर ये देखें, इसमें क्या था? ये जो पहला एक और सवाल था, इसमें हमारे पास ये रैंक
मैट्रिक्स ए का और रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ये दोनों रैंक बराबर हैं। जब दोनों रैंक बराबर होते हैं और वो नंबर ऑफ अननोन के भी बराबर होते हैं, ये तीन चीजें बराबर हो, अगर रैंक बराबर हो, नंबर ऑफ दोनों रैंक अगर बराबर हो तो सिस्टम का सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर ये रैंक जो है ये नंबर ऑफ अननोन के भी बराबर हो जाए तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर रैंक जो है वो बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम हो तो फिर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। याद आया? यस मैम। हम इस क्वेश्चन को भी यस मैम। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप साइमल्टेनियसली, जहां पर नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन दोनों बराबर हो उनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, ठीक है। नंबर ऑफ राइट अननोन मैम। और नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर बराबर हैं, जैसे ये 3 3 था, इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, इसको ऑगमेंटेड बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्योंकि 4 हमारे पास इक्वेशंस हैं और अननोन्स की तादाद 3 है, तो इसको आप ऑगमेंटेड के साथ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखिएगा, मैंने किया नहीं है, कि इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके चेक कीजिएगा। सही हो ओके गया? मैम। ओके, आगे चलें। एक सवाल हमारा यहाँ पर रहता है, ये दो ही हमारे पास इक्वेशन थी, दो ही अननोन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, आंसर आ गया। ये सवाल इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, पता नहीं, पहले मैंने पास पेपर में देखा नहीं है, शायद आया हो। सवाल नंबर 36 है, लेट यू एंड डब्ल्यू, ये इस 4.2 में हमने इसको इतना डिस्कस नहीं किया, ये 4.1 ज्यादा रिलेट कर रहा है। लेट यू एंड डब्ल्यू बी द सबस्पेसेस ऑफ R3, थ्री डायमेंशनल है, डिफाइंड बाय, ये थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होता है जरा मुझे बताइएगा। R3 R2 इनका क्या मतलब है, R4 बता सकते हैं? मैम वैसे जो 3 डायमेंशनल हमने पढ़ा था वो तो जो फिजिक्स में पढ़ा हुआ है मीन टू से वो पढ़ा हुआ है ना। X Y और Z, तीन आप यस मैम। जैसे ये बना लेते हैं, ऐसे ही यस है मैम। ना। और यस मैम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R जो आपके पास रियल नंबर है, इसको आपने 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। R क्रॉस R जितनी पावर है आर उतनी। क्रॉस आर क्रॉस आर। अब हर एक यस के लिए मैम। हमारे पास एक एलिमेंट होना चाहिए। इस R के लिए हम X लिख लेते हैं, इस R के लिए हम Y लिख लेते हैं और इस R के लिए हम Z लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इसका वेक्टर, चूंकि वेक्टर स्पेस कर रहे हैं, इस वक्त जो हमारे पास वेक्टर आएगा उसमें 3 कंपोनेंट होंगे। अगर यहाँ पर पावर 4 होगी तो जो वेक्टर होगा उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। इसको हम n डायमेंशनल तक लेकर जा सकते हैं। ओके जी, लेट यू एंड डब्ल्यू बी सबस्पेसेस ऑफ R3 डिफाइंड बाय, हमें यू गिवन है, यू किस तरह से है, एक्स वाई जेड, लेकिन कंडीशन है साथ में कि एक्स वाई जेड तीनों आपस में इक्वल है, ठीक हो गया। डब्ल्यू है, डब्ल्यू कैसे है कि पहला इसका एक्स का कंपोनेंट 0 है, वाई और जेड एग्जिस्ट करते हैं, वाई और जेड दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट आर से। शो दैट u plus w is equal to R3, ठीक है। u plus w is equal to R3, साथ में इसके ऊपर ये प्लस के ऊपर ये जो नोटेशन है ये क्या शो कर रही थी, ये डायरेक्ट सम को शो कर रहा था। अगर आपने 4.1 पढ़ी हो तो वहां पर हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि u प्लस डब्ल्यू का तो मतलब है कि आपने u के एलिमेंट और w के एलिमेंट्स को ऐड किया, लेकिन ये जो नोटेशन है ये शो करती है कि ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट सम है। और डायरेक्ट सम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एक दफा रिकॉल कर लें। रिकॉल दैट u प्लस w किसके बराबर होता है, u का एलिमेंट लिया u और w का एलिमेंट हमने स्मॉल w ले लिया, u प्लस w की फॉर्म में होगा, या u बिलोंग करता है u से एंड w बिलोंग करता है w से। दो सब स्पेसेस हैं, उनको आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास u इंटरसेक्शन w, अगर हमारे पास u इंटरसेक्शन w में सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करे 0, देन क्या होगा, u प्लस डब्ल्यू इज कॉल्ड द डायरेक्ट सम। इतनी चीज u प्लस डब्ल्यू हमारे पास सम कहलाता है, दो सब स्पेसिस का सम कहलाता है। लेकिन अगर साथ में ये भी कंडीशन है कि u इंटरसेक्शन w में 0 के अलावा कोई और एलिमेंट ना हो तो फिर u प्लस डब्ल्यू क्या कहलाता है, डायरेक्ट सम कहलाता है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, u है ये प्लस है, इसको इंक्लोज किया w,
ठीक है, इस वक्त हमने बताना क्या है, इस वक्त हमने ये बताना है कि u प्लस डब्ल्यू का जो डायरेक्ट सम है वो किसके बराबर है, R3 के बराबर है। ये चीज हमने शो करनी है। टाइम तो आज खत्म होने वाला है। u प्लस डब्ल्यू का जो डायरेक्ट सम है ये किसके बराबर है, R3 के बराबर है। To show that u plus w direct sum is equal to R3, we have to show that, अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट सम की नोटेशन नहीं यूज करेंगे। डायरेक्ट सम बताने के लिए हमने ये बताना होगा कि u इंटरसेक्शन w में सिर्फ एक ही एलिमेंट 0 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, टू शो that u plus w is equal to R3, हमें क्या करना है, हमें एक दफा प्रूव करना है कि R3 is a subset of u plus w and u plus w is a subset of R3। ये बात जानते ही आप कि किसी चीज को कोई दो सेट्स हैं, इनको आपने इक्वल बताना है। जैसे एक सेट A है, इसको आपने इक्वल प्रूव करना है किसके, B के। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से करेंगे कि A को सबसेट शो करेंगे किसका, B का। ठीक है, और इसी तरह से B को सबसेट शो करेंगे A का। ठीक है, अगर हमारे पास A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है कि A और B आपस में इक्वल है। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने चूंकि इक्वालिटी बतानी है इसलिए एक दफा हम शो करेंगे कि R क्यूब इज अ सबसेट ऑफ U प्लस W एंड U प्लस W इज अ सबसेट ऑफ R क्यूब। ठीक है, ये चीज हम शो करेंगे। फॉर दिस एक दफा हमने क्या लिया, R3 का एलिमेंट लिया। R3 का एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, ABC की फॉर्म में। ठीक है, R3 का है इसलिए इसमें तीन एलिमेंट्स, तीन कंपोनेंट इसके एग्जिस्ट करेंगे। हमने इसको ABC की फॉर्म में ले लिया। ABC बिलोंग करता है R क्यूब से। अब हमने क्या करना है कि इस ABC को किस सेट के अंदर लेकर जाना है, U प्लस W के सेट के अंदर लेकर जाना है। एक एलिमेंट हम इस सेट से लेंगे और इसको हमने U प्लस W के अंदर लेकर जाना है। ठीक है, ABC को हमने U प्लस W की फॉर्म में लिखना है। तो U के एलिमेंट आप देखें किस फॉर्म के हैं, U के एलिमेंट्स हमारे पास A B और C की फॉर्म में है। ठीक है, U के एलिमेंट हमने U के एलिमेंट हमारे पास किस तरह से है कि इसमें X Y और Z तीनों आपस में इक्वल है। X Y और Z तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम Q के एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, यहाँ से हमने ABC लिया। ABC को हम इस तरह से लिख सकते हैं A और A। ठीक है, ये सारे एलिमेंट हम U के ले रहे हैं इसलिए U की कंडीशन लगाई। U की कंडीशन क्या है कि इसके तीनों कंपोनेंट आपस में इक्वल हो। ABC लिखा, A प्लस, अब हमने क्या करना है, अब हमने एलिमेंट लिखना है W की फॉर्म का। तो W के एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, W के एलिमेंट हमारे पास ऐसे हैं कि X की जगह 0 आना चाहिए, Y एंड Z, X की जगह 0 है, Y एंड Z। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने 0 लिखा। अब इन दोनों को हमने ऐड करके आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर हमारे पास ABC ही आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें हम, यहाँ पर 0 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहली पोजीशन पर आंसर हमारे पास A ही आएगा। अब हमारे पास ये एलिमेंट A है, सेकंड कंपोनेंट एट A है, यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लिखा जाए कि आंसर हमारे पास B आए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर जो कंपोनेंट लिखना है वो क्या होना चाहिए, B माइनस A। किस तरह से कि जब हम A को, इस वाले A को ऐड करेंगे किसमें, B माइनस A के साथ, तो हमारे पास आंसर जो है वो कितना आ रहा है, वो आंसर B ही आ रहा है। ठीक है, आंसर यहाँ पर B ही आना चाहिए, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको, B माइनस A। इसी तरह से यहाँ पर कंपोनेंट हमारे पास A ही है। ठीक है, और ये वाला कौन सा है, C माइनस A लिखेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आएगा, C आंसर आएगा। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये तीनों कंपोनेंट आपने A लिखे क्योंकि U के एलिमेंट ऐसे हैं कि ये सारे बराबर होने चाहिए। प्लस W के लिखने के लिए आप क्या करें, इन तीनों में से A को माइनस करते जाएं। A माइनस A लिखा, 0 आ जाएगा। यहाँ से A को माइनस करें B यहाँ पर। ठीक है, A माइनस A किया, यहाँ से भी हमने क्या किया, B में से भी A को माइनस कर दिया
और यहाँ से भी सी में से भी क्या किया, ए को माइनस कर दिया, सी माइनस ए। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे ये किसके आ जाएंगे, डब्ल्यू के आ जाएंगे। क्लियर है ये बात, ये स्टेप क्लियर है? नो यस मैम। मैम, नो। नो मैम, नो मैम। ये देखें ए बी और सी, हमने R3 का एक एलिमेंट लिया ए बी सी। अब हमारे पास क्या है, जो u और w की फॉर्म में से लिखना है, u प्लस w की फॉर्म में लिखना है। तो u के एलिमेंट किस फॉर्म में है, u के एलिमेंट ऐसे हैं कि सारे कंपोनेंट इक्वल हैं, ठीक है। तो इधर ही से चलते हैं, यहीं से ले लेते हैं, सारे कंपोनेंट हम इक्वल कर देंगे, a और a, ठीक है। ये वाले एलिमेंट किसके आगे, u के आगे। अब जब हमने किसके लिखने हैं, W के लिखने हैं, तो W के ऊपर क्या कंडीशन है, W के ऊपर कंडीशन है कि पहला कंपोनेंट X वाला कंपोनेंट किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। बाकी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। पहला कंपोनेंट 0 के बराबर हो, ये हमने 0 लिखा। किस तरह से 0 लिखें कि आपके पास ये जो एलिमेंट गिवन है, इन सब में से पहला कंपोनेंट 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, a को माइनस करना होगा, ठीक है। a को माइनस यस करना मैम। होगा, तो आप क्या करेंगे, a में से a को माइनस किया, b में से a को माइनस किया और c में से a को माइनस किया, ठीक हो गया। ये अब जी मैम। कंपोनेंट u का आ गया और ये वाला किसका आ गया, w का आ गया। जो हमने R3 का एलिमेंट लिया था, R3 का एलिमेंट अब कहाँ पर चला गया, u प्लस w में। दिस शोज दैट R3 इज अ सबसेट ऑफ u प्लस w। एक चीज ये प्रूव हो गई। अब हमने क्या प्रूफ करना है, इसका कन्वर्स प्रूफ करना है। कन्वर्स प्रूफ करने के लिए हम मैम क्या यू लिखेंगे, मैम यू के जो कंपोनेंट है वो हम ए के अलावा बी सी भी ले सकते हैं। u के कंपोनेंट आप b कर लें, तीनों को इक्वल रखना है। u पर कंडीशन लगी हुई है ना, ये देखें u के ऊपर कंडीशन है कि x y z की फॉर्म में है, लेकिन x y और z तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। u की ये कंडीशन है। आप b ओके। कर लें, c कर लें, कोई भी कर लें, ठीक है। तीनों को लेकिन इक्वल रखना है। नेक्स्ट कन्वर्सली शो करना है। कन्वर्सली शो करने के लिए हम क्या करेंगे, u प्लस w का एलिमेंट लेंगे और उसको R3 में लेकर जाएंगे। हमने लेट किया कि u बिलोंग कर रहा है u से। जब u से बिलोंग कर रहा है तो ये तीनों एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, x। जब w से बिलोंग कर रहा है तो इसके एलिमेंट पर क्या कंडीशन है कि x का कंपोनेंट 0 हो, y और z की जगह कुछ भी हो जाए, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो w की कंडीशन है वही कंडीशन हमने लिखी। आप यहाँ से देख लें, ये देख लें एक दफा कि u गिवन है x y z, लेकिन इस पर कंडीशन है कि ये तीनों इक्वल हो। आप x लिख लेंगे और w का एलिमेंट एज इट इज ले लिया, 0 y और z। अब हमने दोनों को जमा करना है, u प्लस w फाइंड किया तो हमारे पास आया x प्लस वाई, x प्लस z। ये चूंकि तीनों ही रियल नंबर हैं और इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट आ रहे हैं, देयरफॉर इट बिलोंग कर जाएगा किससे, r क्यूब से। दिस implies that u plus w is a subset of r cube। हमने u plus w का एलिमेंट लिया, वो कहाँ पर चला गया, वो r क्यूब में चला गया। This implies that u plus w is a subset of r cube। फ्रॉम 1 and 2, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, हमारे पास रिजल्ट आएगा कि u प्लस w इज इक्वल टू r क्यूब। इतना प्रूफ हो गया। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट सम बताना है, ठीक है। डायरेक्ट सम बताना था, तो डायरेक्ट सम बताने के लिए क्या कंडीशन थी कि u इंटरसेक्शन w में 0 वेक्टर के अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद ना हो, ठीक है। u प्लस w है, u प्लस w को अगर आप डायरेक्ट सम बताते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि u इंटरसेक्शन w में 0 के अलावा कोई और एलिमेंट ना हो, ठीक है। ये कंडीशन आपके सामने लिखी है, u इंटरसेक्शन w में 0 के अलावा कोई और एलिमेंट ना हो, ठीक है। अब अगर ये रियल नंबर पे है तो सिर्फ 0, और अगर आपके पास r क्यूब में है तो वो एलिमेंट 0 होगा। लेट हमने किया कि v बिलोंग करता है u इंटरसेक्शन w से, तो v u से भी बिलोंग कर जाएगा, v w से भी बिलोंग कर जाएगा। अगर u से बिलोंग कर रहा है तो इसके सारे कंपोनेंट बराबर होंगे। अगर w से बिलोंग कर रहा है तो ये 0 y और z होगा। ये दोनों ही वैल्यूज v की हैं, इनको आप इक्वल कर सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 0 y z के। यहाँ से आपके पास आएगा x 0 है, x y के बराबर है, x z के बराबर है। क्योंकि x 0 है, y और z x के ही बराबर है, इसका मतलब है कि y और z की वैल्यू भी 0 है। दिस implies that v is equal to 0 hence u intersection w का जो हमने एलिमेंट लिया था वो 0 आ रहा है, ठीक है।
दिस implies that u plus w is the direct sum। ठीक हो गया, डायरेक्ट सम हमने